बुलंद आवाज ही नहीं, फुसफुसाहट भी सुनते हैं। झूठ और अफवाहों में से सिर्फ सच को चुनते हैं। आम जनता का झुकाव किस ओर है, कौन साधु कौन भ्रष्टाचारी घूसखोर है, बताएंगे, क्योंकि शहर में बड़ा ही शोर है। नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। शहर में शोर है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे ईवीएम और बैलेट पेपर की। आखिर दोनों में क्या अंतर है और दोनों के अपने नफा नुकसान क्या है। संसद में चुनाव सुधार को लेकर चर्चा हो रही है। चुनाव सुधार की चर्चा की मांग निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई एसआईआर के बाद तेज हो गई थी। इसके बाद सरकार ने भी इसको लेकर अपनी रणनीति में बदलाव किया और विपक्ष की मांग के मुताबिक चुनाव सुधार पर संसद में चर्चा शुरू हुई। दरअसल बिहार चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी। बिहार चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन विपक्ष के विरोध के बाद भी एसआईआर प्रक्रिया अब 12 राज्यों में किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया को जारी रखने की इजाजत दे दी। वहीं चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए विपक्ष कई बार वोट चोरी और मतपत्र से फिर से चुनाव कराने की मांग कर चुका है। इतना ही नहीं, वह ईवीएम को लेकर भी कई बार सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी भी हाल में ही कई बड़े आरोप लगा चुके हैं। वोट देने का अधिकार, मतदान किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आधारशिला होती है। भारत में भी वोट देने का अधिकार है और वर्षों से मतदान के तरीकों में काफी विकास भी हुआ है। परंपरागत रूप से चुनाव में मतपत्र वोट दर्ज करने का मुख्य साधन रहे हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम एक वैकल्पिक विधि के रूप में तेजी से उभरी। दोनों विधियों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं और लोकतांत्रिक चुनावों के लिए उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से समय समय पर होता रहा है। कई सवाल भी उठे हैं, कई बार एक दूसरे को लेकर अलग अलग बातें भी कही जाती हैं। हालांकि ये बात सही है कि दोनों ही यानी कि बैलेट बॉक्स और ईवीएम के जरिए कई देशों में कई बार लगातार चुनाव होते रहते हैं। बात करते हैं मतपत्र की, जो कि पारंपरिक विधि है। मतपत्रों का उपयोग सदियों से होता आ रहा है और ये दुनिया भर के मतदान केंद्रों में एक आम दृश्य के तौर पर देखा भी जाता है। जब मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक मतपत्र दिया जाता है, जिससे चुनाव के लिए उम्मीदवारों या विकल्पों की सूची शामिल होती है। फिर वे अपने पसंदीदा उम्मीदवार या विकल्प के आगे क्रॉस या टिक लगाकर अपनी पसंद पर निशान लगाते हैं। निशान लगाने के बाद मतपत्र को मोड़कर एक सुरक्षित मतपेटी में डाल दिया जाता है। मतपत्रों के लाभ, मतदाता अपने चुने हुए मतों को सीधे देख और सत्यापित कर सकते हैं। वे मतदान करने से पहले यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका वोट सही ढंग से दर्ज किया जा रहा है या नहीं। मतपत्र सरल होते हैं और सभी उम्र और पृष्ठभूमि के मतदाताओं के लिए परिचित होते हैं। इन्हें उपयोग करने के लिए किसी विशेष ज्ञान या तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। मतपत्र डाले गए वोटों का भौतिक रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, जिसकी गिनती विवाद या पुनर्गणना की स्थिति में की जा सकती है। कागजी मतपत्र की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हैक नहीं किया जा सकता है और न ही इस तरह के आरोप लग सकते हैं। मतपत्रों के नुकसान, कागजी मतपत्रों की गिनती एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अक्सर बड़ी संख्या में कर्मचारियों और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इससे चुनाव परिणामों की घोषणा में देरी हो सकती है। मैनुअल प्रक्रिया में वोटों की गिनती और रिकॉर्डिंग में मानवीय त्रुटि की संभावना बनी रहती है, जिससे अशुद्धियां और विवाद भी कई बार उत्पन्न होते हैं। लाखों कागजी मतपत्रों की छपाई, वितरण और इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है वो चुनौतीपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ महंगी भी हो सकती है। बूथ कैप्चरिंग और मतपत्रों में वोट के हेरफेर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ईवीएम, केरल के एक विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए पहली बार 1982 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम का प्रयोग शुरू किया गया था, लेकिन सीमित मतदान केंद्रों पर ही इनका उपयोग हुआ। 1989 में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके इलेक्ट्रॉनिक मतदान की अनुमति दी गई।
हालांकि 1998 तक इसकी प्रक्रिया बेहद कम रही। 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान 25 राज्य विधानसभा क्षेत्रों में प्रायोगिक तौर पर ईवीएम का उपयोग किया गया था। मई 2001 में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में राज्य विधानसभा चुनाव के लिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया। 2004 में आम चुनाव में पहली बार सभी 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम का उपयोग किया गया। तब से सभी राज्य विधानसभा और संसदीय चुनाव ईवीएम के माध्यम से ही आयोजित की जाती है। अब तो पंचायत और नगर निगम के भी चुनाव कई जगह ईवीएम से ही कराए जाते हैं। ईवीएम के लाभ। ईवीएम मतदान और मतगणना में लगने वाले समय को काफी हद तक कम करती है। वोटों की गिनती इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जा सकती है, जिससे परिणाम तेजी से मिलते हैं। ईवीएम मतगणना और मतगणना में मानवीय त्रुटियों की संभावना को बेहद ही कम करती है। यह मतदाताओं को तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके विकल्प सटीक रूप से दर्ज किए गए हैं। हालांकि ईवीएम में प्रारंभिक निवेश अधिक हो सकता है, यानी कि ईवीएम खरीदने में आपको ज़्यादा पैसे लग सकते हैं, लेकिन मुद्रित सामग्री और श्रम की आवश्यकता को कम करके यह बहुत लंबे दिनों तक बचत का कारण भी बन सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें बैटरी या पावर पैक से चलती है और इन्हें किसी बाहरी आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। कागज के मतपत्रों वाली प्रणाली के विपरीत इसमें वोट केवल बटन दबाकर डाला जाता है, जिससे अमान्य वोट की संभावना समाप्त हो जाती है। ईवीएम 1 मिनट में 4 से अधिक वोट डालने की अनुमति नहीं देती है। इससे बूथ कैप्चरिंग की संभावना भी समाप्त हो जाती है। एक बार नियंत्रक इकाई पर बंद करे बटन दबाने के बाद दोबारा वोट डालने की कोई भी संभावना नहीं रहती। मतदाता बीप की आवाज से अपने वोट की रिकॉर्डिंग की पुष्टि कर सकते हैं। मतदाता अपने वोट के 7 सेकंड के डिस्प्ले में डाले गए वोट की पुष्टि कर सकते हैं। वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ईवीएम में वीवीपैट प्रणाली शुरू की गई थी। यह मूल रूप से मतदाता द्वारा डाले गए वोट का प्रिंट आउट होता है। इस प्रणाली को यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया था कि मतदाता इस बात से संतुष्ट हो कि उनका वोट उनके द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को ही दिया जा रहा है, न कि किसी अन्य पार्टी या उम्मीदवार को। वीवीपैट मुख्य ईवीएम इकाई से जुड़ा एक अलग उपकरण है जो मतदाता द्वारा डाले गए वोट का प्रिंट आउट प्रदान करता है। क्यों उठते हैं ईवीएम पर सवाल? 2017 में चुनाव आयोग ने ईवीएम में छेड़छाड़ का दावा करने वालों के लिए खुली हैकिंग चुनौती जारी की थी। यह चुनौती साइबर विशेषज्ञों के उन दावों के बीच आई थी कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और पहले से प्रोग्राम किया जा सकता है। सबसे प्रमुख मामलों में से एक साइबर विशेषज्ञ ने यह तक दावा किया था कि वे मशीन के डेवलपर्स में से एक थे और ईवीएम को हैक कर सकते हैं। हालांकि मशीन को हैक न कर पाने के कारण उनका दावा गलत साबित हुआ और कई राजनीतिक दल जिन्होंने यह दावा किया था वो भी कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए थे। लेकिन आज भी इसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े करता है। राजनीतिक मुद्दा इसे बनाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या भविष्य में ईवीएम को हैक किया जा सकता है? भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम में एक कंट्रोल यूनिट, एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट होता है। प्रत्येक ईवीएम यूनिट अलग होती है और किसी अन्य उपकरण से जुड़ी नहीं होती है। इसलिए अगर छेड़छाड़ की संभावना भी हो तो प्रत्येक ईवीएम के साथ अलग अलग छेड़छाड़ करनी होगी, जिसके लिए हैकर को व्यापक रूप से तैयारी और साइबर विशेषज्ञों के पूरे नेटवर्क के साथ साथ चुनाव आयोग की मदद की भी आवश्यकता होगी। वहीं एक आरोप ये लगता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ जानबूझकर की जा सकती है। हालांकि अभी तक इसके संभव होने का कोई सबूत नहीं मिला है। छेड़छाड़ तब होती है जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मशीन को हैक करके उस विशेष ईवीएम पर सभी वोटों को किसी पसंदीदा पार्टी के नाम पर दर्ज करा देता है। हालांकि अब तक ऐसा मामला किसी के सामने नहीं आया है। विपक्ष आरोप तो लगाता है पर सबूत पेश नहीं कर पाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।